नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, इस देश में जो भारत जोड़ो नाम की यात्रा चल रही है, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंची है और कश्मीर तक पहुंचने में उन्होंने कितने रंग को बदले, किस तरह से क्या-क्या किया। अब वो सारे के सारे कश्मीर में पहुंचते ही, उस ऋषि कश्यप की धरती पे पहुंचते ही उनका जो रंगीन सियारों वाला हाल था, वो बेनकाब होना शुरू हो गया है और उसके साथ-साथ उनके पालतू दलालों का भी रंग दिखने लगा है, वो भी पूरी तरह से नंगे हो गए हैं, वो भी बेनकाब हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में अचानक से बागेश्वर धाम और उनके पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट क्यों किए जाने लगा? पूरी देश की नेशनल मीडिया उनके पीछे क्यों लग गई? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा था? क्या यह एक षड्यंत्र था? यह टूल किट गैंगों के द्वारा तैयार किया गया एक योजना था, जिस योजना पे सभी लोग काम कर रहे हैं? दरअसल ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, इसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि ये सब अचानक कैसे हो गया और किस लिए हो गया, क्या कारण था इसका? क्या ऐसे बिना कारण के ऐसे ही हो गया? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है और उस कारण को अगर आप समझिएगा, तो शायद आपको पता लगेगा कि ये सब कैसे हो गया। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, दरअसल जैसे कि आप सभी को पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रोग्राम था, जो उनका कथा था नागपुर में, वो 5 जनवरी से 11 जनवरी तक चलनी थी और वो चली भी। जब तक वो कथा चली तब तक उसमें ऐसा कोई उस कथा के लिए कोई ऐसी बवाल नहीं था, कोई ऐसा सवाल-जवाब नहीं था किसी का, कोई नहीं जानता था, कब कथा हुआ, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। उसके बाद 12 जनवरी को इस देश में एक घोटाले का पर्दाफाश होता है। उस घोटाले के आरोपी के ऊपर छापेमारी पड़ता है, छापेमारी होती है सीबीआई की। उससे पहले जिसके ऊपर छापेमारी होने वाली थी, वह व्यक्ति भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है उसी कश्मीर में जाके। उसका भी एक कहानी अलग है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये यात्रा, ये छापेमारी पड़ने से पहले वो व्यक्ति यात्रा में क्यों शामिल हुआ, पर हम आज उस पे बात नहीं करेंगे। हम आज इस बात को समझेंगे कि एकदम से ये बागेश्वर धाम वाला मसला और उसके बाद ये बीबीसी वाला मामला कैसे पूरी मीडिया में चलने लगी, नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया में। दरअसल 11 तारीख तक जो उनका कथा चला था, उसके बाद उसके कथे के दौरान कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो कथा वहाँ से खत्म होती है और 12 तारीख को जैसे ही करेंसी घोटाले में छापेमारी पड़ता है अरविंद मायाराम के ऊपर राजस्थान में उनके घर पे, बस उसी के जस्ट एक दिन बाद ये श्याम मानव जो अंधश्रद्धा समिति का जो उपाध्यक्ष है, उनका चैलेंज बागेश्वर धाम के उस धीरेन्द्र शास्त्री जी को आता है कि आ, और उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर भी करवा दिया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी हाँ, अब आप इसको समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया। दरअसल अगर उनको कोई सवाल पूछना था बिना किसी एजेंडे के, तो जिस समय कथा चल रहा था उसी समय जाके वो पूछ लेता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं था। वो सवाल पूछना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनका जो आका है, उन्होंने उन पे दबाव डाला क्योंकि उनको एक ऐसा खबर तैयार करना था, एक ऐसा मामला तैयार करना था देश में, एक मुद्दा ऐसा बनाना था जो एकदम से मीडिया में छा जाए और उसके पीछे एक खबर को दबाना था और वो उसमें कामयाब हुए।
दरअसल जो अरविंद मायाराम हैं, उनके ऊपर जो छापा पड़ा था, वो इस देश की सबसे बड़ी घोटाला करेंसी घोटाले के मामले में पड़ा था, जो कि 2004 से 2008 के दौरान यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनका जो वित्त सचिव था, वो अरविंद मायाराम के रहते हुए हुआ था। और उसका दोषी है अरविंद मायाराम। उसी के 2 आरोप में इनके ऊपर छापा पड़ा और उस खबर को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने टूल किट गैंग के द्वारा, अपने पालतू एजेंट और दलालों के द्वारा यह मुद्दा तैयार करवाया गया धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और उस मुद्दे के आड़ में इन्होंने एकदम बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम के पीछे पड़ गए इनके पूरी खैराती गैंग। पूरा इनका जो पालतू मीडिया है, इनका जो पालतू पत्रकार है, इनका जो पालतू ऐसे-ऐसे ट्रस्ट के लोग हैं, ऐसे-ऐसे संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, वो सब के सब इनके पीछे पड़ गए। और इस मामले को इतना तेज़ी से फैलाया गया कि पता ही नहीं लगा इस देश के लोगों को कि राजस्थान में जो छापेमारी हुई है, वो किस लिए हुई है और उस छापेमारी का मायने क्या है? कितना बड़ा वो मामला है इस देश के लिए? इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। अगर वो अपने उस कार्य में कामयाब हो जाते, तो ये देश बर्बाद हो सकता था। जी हाँ, सिर्फ़ एक करेंसी घोटाला को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दा को बनाया गया, गढ़ा गया, रचा गया और पूरी मीडिया में इसको फैलाया गया। और इसका खुद ब खुद जो इसका जो एजेंट था, पालतू एजेंट, जिन्होंने इस मसले को इतने दूर तक पहुँचाया, उसका वो खुद नंगे हो गए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होके। और आप उस फ़ोटो को देखिए, इस फ़ोटो में आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति माइक लगा रखा है और माइक में इनको उस यात्रा में इस माइक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्या सलाह-मशवरा कर रहे थे वहाँ? दरअसल ये सलाह-मशवरा सिर्फ़ ये कर रहे होंगे कि हमने अब इस मसला को इतना फैला दिया है कि आपका जो घोटाले वाला मामला था, वो तो दब गया। वो तो कहीं है ही नहीं, अब आगे हम क्या करेंगे? तो ये दरअसल आगे के लिए अपना जो प्लान है, वो सेट करने के लिए उसका जो आगे का क्या कैसे करना है, वो उन बातों के लिए वो इस यात्रा में वो शामिल हुए थे। और इस यात्रा में शामिल होके बिल्कुल नंगे हो गए। आप समझिए कि यह किसके इशारे पे ये सब हो रहा था। और यही सब नहीं, इस चीज़ को देखने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जो घटना दे हुआ है, उसको देखने के बाद आप याद कीजिए, आज बहुत एक पुराना मसला 2004 का ही है। जिस समय दिवाली के संध्या पे इस देश के सनातन धर्म के सबसे ऊँचे पद पे बैठे हुए शंकराचार्य थे, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी और किस व्यक्ति ने करवाया था? वो भी गिरफ्तारी दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, और जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता, इन दोनों की वह कहने पे हुई थी, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने अपने बायोग्राफी में किया है। उस समय भी आरोप सोनिया गांधी के ऊपर लगा था। और आज का जो ये भारत जोड़ो यात्रा में जो ये श्याम मानव शामिल हुआ है, इससे भी यही साबित होता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो ये आरोप लगाया गया, इसके मसले को जो इतना तेजी के साथ फैलाया गया पूरी मीडिया जगत में, वो भी उसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की ही हाथ थी। उन्हीं के टूल किट गैंगों का ये तैयार किया हुआ मुद्दा था, क्योंकि उनको इस करेंसी घोटाले को छिपाना था। क्योंकि अगर इस देश में अगर करेंसी घोटाला
चर्चा का विषय बन जाता। मीडिया जगत में अगर इसकी चर्चा होती तो राहुल गांधी ने जो इतनी लंबा यात्रा किया है, ये पूरी धरी की धरी रह जाती। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को इस पे जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप देखिए किसी मीडिया में, किसी भी चैनल पे आप इस करेंसी घोटाले पे डिबेट देखिए हैं? इसका इसका चर्चा आप सुन रहे हैं? नहीं, इसको एकदम से गायब कर दिया गया। अभी चर्चा क्या चल रहा है? बागेश्वर धाम, चमत्कार, बीबीसी के द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री, जो वो डॉक्यूमेंट्री भी बीबीसी ने अपने प्लेटफॉर्म का यूज जरूर किया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री भी इसी देश के रहने वाले खैराती और दलालों की तैयार की गई एक मुद्दा है, जिसको जानबूझ के तैयार किया गया इसी करेंसी घोटालों को छुपाने के लिए। आप समझिए इस बात को कि जो लोकसभा चुनाव है वो उसका ज़्यादा टाइम नहीं है, उसकी तैयारी अभी से ही हर एक पार्टी कर दी है। अगर उस लोकसभा चुनाव में अगर एक करेंसी घोटाला एक मुद्दा बन जाता, तो इनकी सारी यात्रा, ये जो जो तथाकथित राहुल गांधी लॉन्चिंग यात्रा था, ये धरे के धरे रह जाते, ये धराशायी हो जाता। और उसी को कवर अप करने के लिए ये बागेश्वर धाम वाला मामले को उनके ऊपर जबरदस्ती का ये मुद्दा तैयार करवाया गया कांग्रेस पार्टी के पालतू इन इन एजेंटों के द्वारा और इन अंधश्रद्धा समिति के द्वारा। दोस्तों, आज की इस यात्रा में शामिल होके ये श्याम मानव ने साबित कर दिया कि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी और ईसाई मिशनरियों का सहयोग से तैयार किया गया था। क्योंकि आप श्याम मानव क्या के यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे आपको यही सब मिलेगा। यूट्यूब उनके यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब को आप देखिए, उसके वीडियो को देखिए, आप खुद समझ जाइएगा कि श्याम मानव क्या कर रहा है और वो किसके इशारे पे ये सब कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय और एक धर्म के खिलाफ ये किस तरह का एजेंडा चला रहा है। दरअसल इस देश के में एक लॉबी ऐसी तैयार हो गई है जो मोदी विरोध और भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते कब इस देश के हिंदू समाज और उनके देवी देवता, उनके आराध्यों, उनके ग्रंथों का अपमान करना शुरू कर दिया, उनको खुद ही नहीं पता चला। और श्याम मानव भी उसी में से एक एजेंट है, जो मोदी के विरोध करते करते कब इस देश के हिंदू समाज का विरोध करना शुरू कर दिया, कब उसके देवी देवता का विरोध करना शुरू कर दिया, इसको खुद ही पता नहीं लगा। और सिर्फ ये एक पार्टी के लिए, क्योंकि इसका एक और कारण हो सकता है। आप न्यूज़ पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। श्याम मानव के इसी अंधश्रद्धा ट्रस्ट के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा था, ये टैक्स चोरी का आरोप लगा था। इनका एफसीआरए कानून जो था वो 2017 में रद्द कर दिया गया था इसी बीजेपी सरकार के द्वारा। एक तो उसका खीस है ही इसको कि इसका एफसीआरए जो लाइसेंस रद्द कर दिया। एफसीआरए एक ऐसी कानून थी, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके वजह से इस देश के वो तमाम देश विरोधी संस्था जो इस देश के खिलाफ, इस देश के सनातन समाज के खिलाफ काम करते थे, जिनको विदेशी चंदा इतना मिलता था, जो ये खुले तौर पे इस देश के विरोध में वो पैसे को खर्च करते थे। दरअसल वो पैसा 2017 में आना इनको बंद हो गया और उसी वजह से ये और यानी कि मुखर विरोधी हो गए इस सरकार के। और इस सरकार के विरोध करते करते कब इस देश के उस बहुसंख्यक समाज का विरोध करने लगे, उसके धर्म को, उसके आराध्यों का, उसके ग्रंथों का विरोध करना शुरू कर दिया, इसको खुद ही नहीं पता लगा। तो आप इन जैसे एजेंटों को, दलालों को पहचानिए कि ये किनके इशारे पे काम कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है।
सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समाज से सवाल करना और एक धर्म से सवाल करना कितना किस प्रोग्रेसिव समाज का ये काम है, तर्क है, आप खुद समझ जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति निष्पक्ष होगा, अगर उसका इरादा सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल करना होगा, समाज के हित में होगा, तो उन सभी ऐसे सभी कार्यों का विरोध करेगा, जो चाहे कोई भी करता हो। लेकिन अगर सिर्फ़ एक समाज को टारगेट करके अगर सवाल किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे एक एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहा है और वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कोई अगर सनातनी संत कुछ करे तो वो चमत्कार है, बाकी लोग करे तो वो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप इनको इन जैसे लोगों को पहचानिए और ये आज उस यात्रा में शामिल होके ये पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। इन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ वही हाल है जो आप एक दूसरी या तीसरी क्लास की किताब में पढ़े होइएगा, रंगे सियार वाली, जो एक जंगली सियार रंग के ड्रम में गिरने के बाद वो जंगल में जाता है, तो शेर भी उसको राजा समझ जाता है कि ये कोई नई प्रजाति का जानवर है, जो सबसे उत्तम है, तो यही हमारा राजा हो जाएगा। लेकिन एक न एक दिन उसका पोल खुद खुल जाता है, तो फिर उसकी कैसी दुर्दशा होती है, उनके साथ क्या होता है, वही जानते हैं। तो एक धीरे-धीरे इन जैसे रंगे सियारों का भी रंग उतरना शुरू हो गया है, इनका भी असली चेहरा सामने आने लगा है और थोड़े दिन रुकिए, इनका जो भी बचा-खुचा चेहरा है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग अपने चेहरा को ज़्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख पाते हैं और बहुत से लोगों को इस देश में चिंता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति कि कहीं न कहीं उनके साथ भी आसाराम जैसे जिस जिस तरह के केस आसाराम जी के ऊपर लगाया गया, जैसे उसको उन लोगों को फँसाया गया, उसी तरह से आगे चल के ये टूल किट गैंग और ये पालतू ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित इन जैसे संस्था के जो एजेंट हैं, ये कहीं न कहीं शास्त्री जी के खिलाफ भी उसी तरह का षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इन जैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी पावर और पहुँच बहुत ही मज़बूत है। इन लोगों का जो गैंग है, वो बहुत ही परिपक्व गैंग है। वो किसको किस तरह से कब फँसा दे, सामने वाले को पता भी नहीं लगता है और इनके जाल में वो फँस जाते हैं। इसलिए शास्त्री जी एवं उनसे जुड़े हुए जो भी उनके सहयोगी हैं, जो भी उनके साथ रहते हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेवारी है, उन लोगों को भी इन जैसे टूल किट गैंगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। आप आपका सहयोग इस देश के हर एक को सनातनी करेगा, जिनका अपने धर्म, अपने समाज, अपने संस्कृति और सभ्यता में विश्वास है। पर आपसे निवेदन है कि आप सतर्क रहिए इन जैसे टूल किट गैंगों के दलालों से। नमस्कार।